हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करेंगे और ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आप लोग कंसंट्रेट होके स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि ये पेपर में पढ़ना क्या है। तो इस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स, दूसरे में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, तीसरा है क्वांटम कॉन्सेप्ट, चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो जैसे कि आप लोग 11th-12th में एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ये तीनों चीज़ें पढ़े हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। आपके लिए जो नया होगा वो क्वांटम कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करने चल रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। तो एटॉमिक फिजिक्स शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि एटम होता क्या है। ओके, बेसिकली एटम जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी मैटर का। तो यहां आप लिखेंगे व्हाट इज एन एटम। फंडामेंटल यूनिट हम बोल रहे हैं, या बेसिक यूनिट कह सकते हैं। फंडामेंटल कैसे कह सकते हैं? जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे जो फंडामेंटल पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सेल्स होती हैं। मतलब हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनती है। ठीक उसी तरीके से जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम से बनते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एटम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर का ये बेसिक यूनिट होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते ही हैं। तो हम क्या लिखे? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। in which proton and neutron situated inside the nucleus and electron revolve around the nucleus। ठीक, मतलब यह है कि
एक न्यूक्लियस है, अगर इसको हम न्यूक्लियस कंसीडर करें तो इसमें तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो एटम को डिस्कस करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई, बट यहाँ पे जो हमको पढ़ना है जो थ्योरी वो है हमारी बोर थ्योरी, और बोर थ्योरी जो थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए दी गई थी। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो हम बोर थ्योरी ही पढ़ेंगे। तो वहाँ बोर थ्योरी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था। तो हाइड्रोजन एटम तो आप लोग जानते ही हैं, एक ऐसा एटम जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसको हम कहीं कहीं H एटम भी लिखेंगे, H एटम। ठीक, इसमें लिख लेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस and 1 electron revolve around the nucleus। ठीक, तो ये है हमारा हाइड्रोजन एटम। अगर अब हम कहें हाइड्रोजन लाइक एटम, वो क्या होता है, तो देख लिए हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, या इसको हम कहेंगे H लाइक एटम। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा एटम जो हाइड्रोजन के जैसा हो। ठीक है, हाइड्रोजन के जैसा हो तो उसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम या H लाइक एटम कहेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें प्रोटॉन तो सब डिफरेंट होगा बट इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे an atom in which one electron and different number of protons inside the nucleus। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं अगर हीलियम का देखें तो हीलियम 2He4 होता है हीलियम का। ठीक है, तो 2He4 का मतलब ये है कि इसमें दो Z की वैल्यू इसमें 2 है, Z की वैल्यू का 2 है तो Z की वैल्यू जो होती है वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मतलब ये है कि अगर 2He4 हम यहाँ पे लिखें तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम तो नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन में हमारा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए और प्रोटॉन चाहे जितना हो। तो यहाँ पे देखो अगर 2He4 अगर हीलियम एटम की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम तो नहीं है।
तो अगर हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है तो अगर इसको हम पॉजिटिवली आयनाइज्ड कर दें, मतलब 2He+ अगर कर दें, तो प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो 2He+ मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो इसमें इलेक्ट्रॉन थे ही, प्लस लगाने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे इस डिफिनेशन से मैच कर गया ना कि 1 इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, चाहे जितने प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन तो 2 हो गया, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। इसका मतलब कि 2He+ हमारा क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, इसी तरीके से हम लिथियम की बात करें, ठीक है, तो लिथियम में क्या होता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 प्रोटॉन होंगे। बट ये हाइड्रोजन लाइक बनाने के लिए, अगर इसको हाइड्रोजन लाइक एटम बनना है लिथियम को, तो इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर अगर हम यहाँ पे +2 कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचा कौन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और 1 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो इस डिफिनेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 2He+ 3Li+2 ये क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, तो हम आगे ETC लगा देते हैं। ओके, आइए बोर थ्योरी डिस्कस करते हैं। बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम, बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो जो बोर ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी क्या एक तरीके से कहें उनका पास्टुलेट्स था। 1913 में नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, और ये थ्योरी हाइड्रोजन के लिए थी। ठीक है, तो पॉइंट्स बना के हम सारे जो डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इसमें, हम उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, इन 1913 Niels Bohr gives the following concept regarding हाइड्रोजन एटम। उसमें से जो पहला वाला था, पहले वाले में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन, किसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके अकॉर्डिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या है
कि द इलेक्ट्रॉन revolve around the massive nuclei in a closed stable orbit. ओके, ठीक। मतलब यह है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ एक क्लोज्ड ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। दूसरा है इसको कहते हैं बोर क्वांटम कॉन्सेप्ट, बोर्स क्वांटम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिसमें एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई। कौन सी कंडीशन थी? तो सेकेंड बोर क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन का उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो कौन सी कंडीशन थी? उसमें कहा गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसका एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का। लीनियर मोमेंटम आप लोग जानते हैं, मोमेंटम जो जिसमें क्या कर रहे हैं, बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है एक लाइन में मूव कर रहा हो, लेकिन इसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस क्वांटम कॉन्सेप्ट में कहा गया कि जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड? एंगुलर मोमेंटम का, वो किसके बराबर होगा? वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक, ध्यान से देखिए दूसरे वाले में कि कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हो? n टाइम्स h/2π, जहां पे n तुम्हारा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन, 0 नहीं होगा। तो n h/2π, तो ये कंडीशन थी। ठीक है, अब समझिए कि एंगुलर मोमेंटम होगा क्या यहां पे, देखिए ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, इधर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि L बराबर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म होता है R क्रॉस P। R क्या है? पोजीशन है, और P क्या है? लीनियर मोमेंटम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो R तुम्हारा ये होगा, ठीक है। P मतलब P क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, जैसे देखिए P बराबर क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, लीनियर मोमेंटम का। ठीक इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इधर है, तो जो P का डायरेक्शन होगा, कौन सा? P मतलब लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होगा। और ये तुम्हारा R है, R क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो L बराबर R क्रॉस P, R क्रॉस P का डायरेक्शन किधर होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है? अपने हाथ की हथेली को, ये चारों उंगली को R की तरफ करेंगे, और ये तुम्हारा P है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंगूठे का डायरेक्शन बताता है किसका?
क्रॉस का डायरेक्शन। तो अगर हम आर क्रॉस पी का डायरेक्शन देखना चाहें तो आर ये है, पी ये है, तो अगर हम इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये अंगूठा हमारा एल का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अब देखो, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, आर क्रॉस पी। इसको मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, आर पी साइन थीटा। अब ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, आर और पी के बीच का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आर और पी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आर पी साइन 91। तो आर और पी, ठीक है। तो आर पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर पी की जगह लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, आर एम वी। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around that orbit in which the electron satisfy the following condition। ठीक, तो कौन सी कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होना चाहिए, एन एच अपान 2 पाई। ठीक, एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, एच अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पे हम यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर है तुम्हारा 1 2 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम, आर इंटू एम वी या एम वी आर, एम वी आर लिख सकते हैं, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, एन। इसको एच कट लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एच कट मतलब एच कट या एच क्रॉस, जहाँ पे तुम्हारा वेयर एच क्रॉस बराबर होता है एच अपान 2 पाई। तो जहाँ जहाँ आपको अगर कहीं भी बुक में एच कट या एच क्रॉस इस तरीके से लिखा मिले, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि प्लैंक कांस्टेंट अपान 2 पाई होता है इसका। ठीक, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन बताया था, बोर ने बताया था। ठीक, तो 2 कंडीशन हो गई, तीसरी लिख लेते हैं। तीसरा कंडीशन, तीसरे कंडीशन को हम कहते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस when emission of energy take place when the electron
when the electron jumps from, पहले लिख लें, अभी हम समझा दे रहे हैं। एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक, एंड absorption of energy cause the jump of electron from lower orbit to higher orbit। मतलब यह है कि अगर ये कोई दो ऑर्बिट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिट कई सारी हो सकती हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, बहुत सारी ऑर्बिट होती हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चक्कर लगा सकता है, इस वाले पाथ के अलॉन्ग, इस वाले पाथ के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, इस वाले पाथ के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। इसको हम हायर ऑर्बिट मान ले, ऊपर वाले को, अगर सॉरी हायर लोअर, अगर इसको हायर मान लें, इसको लोअर मान लें, तो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी, ये हमारा है EI और EF, E इनिशियल E फाइनल, ये E क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी डिनोट कर रहा है। तो होगा क्या कि अगर हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। एमिशन वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, क्वांटा के फॉर्म में, जिसको हम H से डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो क्या हुआ, वो एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी H की तरह लिख सकते हैं। तो हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी, मतलब ये है कि EI और EF का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा H के बराबर होगा। अब देखो यहाँ कंडीशन ये है कि EI क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन EF होना चाहिए, EF, क्योंकि अगर EI EF से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो एनर्जी रिलीज होने के लिए ज़रूरी क्या है कि जो हायर है उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए और जो लोअर है उसकी एनर्जी लो होनी चाहिए। तो हायर से जब लोअर में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब E इनिशियल E फाइनल। तो यहाँ से जब यहाँ जंप किया तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा वाले से कम पे जंप करेगा तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तभी ये इस स्टेट में आ सकता है। तो EI माइनस EF बराबर हम क्या लिख दिए, H न्यू। दूसरे वाले केस में क्या है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कॉज द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। मतलब इसी जगह से अगर हम यहाँ पे एनर्जी इसको देना शुरू कर दें, देखिए अब रिवर्स में समझिए, अभी तक क्या था, हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर यही हम क्या करें, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन लोअर में है और एनर्जी हम बाहर से उसमें प्रोवाइड करा दें, तो क्या होगा, इसी का रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। दोनों आप लोग फिगर बना लीजिएगा। इसी तरीके से हम ऐसे अगर करें, ठीक, ये तुम्हारा लोअर, ये है तुम्हारा हायर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, ये इसको ऊपर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम बाहर से एनर्जी H न्यू दे दें तो ये लोअर वाले स्टेट से ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके हायर वाले स्टेट पे चला जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से इसका ये रिवर्स प्रोसेस है। तो ऑब्वियस है कि इसकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी,
ठीक है, ये इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं EF EI। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, EI इज ग्रेटर देन EF, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, बट यहाँ पे क्या था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर पे आ चुका था, फिर से अगर हम इतनी एनर्जी hν अगर प्रोवाइड करा दें तो ये फिर से जंप करके हायर पे चला जाएगा। यही उनका जो है लास्ट पास्टुलेट्स था। इस तरीके से 3 पास्टुलेट्स उन्होंने दिया था। तो ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे अब आगे हम डिस्कस करेंगे। पास्टुलेट्स हो गया है, अब आगे थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।